कैसे हैं बताइए आप लोग। बढ़िया हैं। पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। सिर्फ जवाब ही नहीं देते हैं। अच्छा, हम रावण न हैं। हम पूछते हैं तो भूल जाते हैं। चलिए, और सब बताइए, और सब क्या हाल चाल? सब बढ़िया। हाँ, अब जो है आप सुनिए। कल से एक चिट्ठी वायरल हो रहा है। बिहार पुलिस वायरल हो रहा। अगस्त में परीक्षा होना, 5-6 डेट में परीक्षा होना, 7 डेट में, और एक ही सीटिंग होना है। फर्स्ट सीटिंग, हाँ। सेकेंड सीटिंग में क्वेश्चन आउट ज़्यादा होता था, इसी वजह से एक ही सीटिंग में एग्जाम ले रहा है। एक ही सीटिंग में एग्जाम लेना सही है? हाँ सही है, सही है। होता क्या है देखिए, क्वेश्चन जो आउट होता है इसमें जानते हैं कुछ बोर्ड के लोग भी होते हैं, समझे। बोर्ड के लोग को ही पता होता है कि कहाँ क्वेश्चन प्रिंटिंग हो रहा है, कब आएगा। और दूसरा, एक सेंटर पर से भी आउट होता है। जब 2 सीटिंग होता है ना, तो जब क्वेश्चन रखने के लिए आता है तो पहला सीटिंग दूसरा सीटिंग दोनों सीटिंग का क्वेश्चन सेंटर पे रखा हुआ होता है। तो सेंटर का जो ऑनर होता है उसको करोड़ों रुपया का लोभ दिया जाता है, तो सोचता है क्या होगा, दे देता है करोड़ों रुपया के लोभ में, समझे। तो 2 सीटिंग में परीक्षा नहीं हो, 2 सीटिंग में परीक्षा हो, ठीक तो नहीं है। एक ही सीटिंग में निपटा दिया जाए, एक दिन में ज़्यादा बेटर है। तो क्वेश्चन आउट होने की संभावना थोड़ा कम रहता है। आप थोड़ा सा अवलोकन करेंगे तो आप यह पाएंगे कि सेकेंड सीटिंग में क्वेश्चन आउट ज़्यादा होता है, पहला सीटिंग की तुलना में सेकेंड सीटिंग में ज़्यादा होता है, समझे। तो खैर ठीक है, जो है सो है। तो आप लोग भी बिहार पुलिस देने जा रहे हैं? कौन कौन लोग देने जा रहे हैं? हाथ खड़ा कीजिए तो। सही से हाथ खड़ा कीजिए ना, इससे करें। बिहार पुलिस बनिएगा, सावधान विश्राम। हाँ, लड़की लोग में है, कुछ लोग है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बिहार पुलिस के लिए जो है ना, ऐसे भी हम बोले हुए थे, जब डेट अनाउंसमेंट होगा ना, टेस्ट करवाएंगे। लगभग क्या गो टेस्ट, 15 गो टेस्ट, 15 गो नहीं 15 गो बोले थे, 15 गो बोले थे मेरे ख्याल से, 20 गो। अच्छा, वही जो भी होगा 15-20 गो, ठीक है। टेस्ट करवाएंगे और आपके पास, आप तो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, संस्थान का तो कार्ड आपके पास होगा ही। संस्थान के कार्ड पर आपको हम टेस्ट अलाउ कर देंगे, मतलब वो जो 15 टेस्ट लेंगे, 20 टेस्ट लेंगे, आपको अलग से पेमेंट नहीं करना है। इसी कार्ड पर जो है, अपने संस्थान का कार्ड होना चाहिए। अब इन्हें आप लोग इसका दुरुपयोग नहीं कीजिएगा। जैसे देखिए, दुरुपयोग आप लोग क्या करते हैं, अपना कार्ड अपने पार्टनर को दे देते हैं। आप बिहार पुलिस नहीं देने जा रहे, अपना कार्ड अपने पार्टनर को दे देते हैं, तो ये हो गया दुरुपयोग करना। और अगर हमको ये पता चलेगा तब फिर हम नहीं देंगे, आपको भी नहीं देंगे। तब पेमेंट करके आइए, टेस्ट दीजिए, समझे। तो अगर आप दुरुपयोग नहीं कीजिएगा तब आप लोग को जो है, जो यहाँ पढ़ रहे हैं, टेस्ट जो लेंगे तो वो टेस्ट जो है आपको अलाउ कर देंगे। देखिए बात ये है
कि अपने बच्चा इतना है ना, उसी को संभालना मुश्किल हो जाता है, और बाहरी भी आ जाएगा तो देखिए, आप यहाँ पे पढ़ते हैं तो आपको संस्थान से एक अटैचमेंट है, तो आप कुछ भी कीजिएगा तो एक सीमित दायरा में रहकर कीजिएगा। जो बाहरी आएगा, जिसको आप काट दीजिएगा, आपका दोस्त आएगा, वो पढ़ता अगर यहाँ नहीं है तो उसको एक अटैचमेंट संस्थान से नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, समझो, वो कुछ भी कर सकता है। तो मेन रीजन यही है। हमको क्या होगा, 5,000 के बदला 6,000 बैठेगा लड़का, लेकिन वो जो 1,000 होता है ना, बड़ी गंदा होता है। और संस्थान में जब भी कुछ भी हुआ है तो हम तहकीकात करवाए हैं, अपने लेवल से तहकीकात किए हैं, तो देखे हैं कि वैसे लोग ही उदंडपना किया है जिसका संस्थान में एडमिशन ही नहीं है, जिसका एडमिशन नहीं है, जिसका एडमिशन है। देखिए, आप हमको पे किए हैं, आप हमसे पढ़ रहे हैं, आप हमसे नॉलेज ले रहे हैं, तो एक रिलेशन बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है हम लोगों के बीच। तो हम ही भले आपको मार ले या कुछ भी कर ले, या आप ही कुछ भी कीजिएगा तो एक सीमित दायरा में रह के कीजिएगा। बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? तो ये बात है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कार्ड का दुरुपयोग मत कीजिएगा, आप सब लोग। और ये टेस्ट जो है बहुत जल्दी शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है? आपको क्या तारीख है आज? 10 है। मैक्सिमम हम आपसे 10 दिन का समय ले रहे हैं, मतलब आप मान के चलिए 20 मई के आसपास से हम आपका टेस्ट शुरू कर देंगे। और संस्थान में पढ़ने वाले सभी वैसे छात्र जो किसी भी बैच में पढ़ते हैं, उसको जो है बिहार पुलिस का टेस्ट हम ऐसे करवा देंगे। जब हम हजारों विद्यार्थी को जो है ऐसे बिहार एसआई में टेस्ट करवाए हैं, तो अपना संस्थान में जो पढ़ रहे हैं उनको करवा देंगे, ठीक है? लेकिन यही है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुरुपयोग मत कीजिएगा, समझे? और एक बात जान लीजिए, अगर दुरुपयोग करते हुए आप पकड़े गए, हम तो उस लड़का से कार्ड ले ही लेंगे, फिर वो कार्ड को हम आग में जला देंगे, फिर आप भी क्लास नहीं कर पाइएगा। हम सीधा हैं तो बहुत सीधा है, और टेढ़ा है तो बहुत टेढ़ा है, समझे? बीच वाली बात ना है, ठीक है? तो इसलिए जो है चीज़ों का दुरुपयोग नहीं करना है, सदुपयोग करना है। तो और ऑनलाइन वालों को भी हम अवेलेबल करवाएंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन प्रयास करेंगे, उसका डिस्कशन हम करवाएं आपको। बिहार पुलिस का जो टेस्ट होगा, प्रयास करेंगे हम उसका डिस्कशन करवाएं। और प्रश्न जो है 15-20 जो भी टेस्ट करवाएंगे, उसका क्वेश्चन तो बनाए हैं कुछ, बीच में एग्जाम का डेट सब नहीं आ रहा था तो बीच में छोड़ दिए थे, तो अब फिर से क्वेश्चन बनाएंगे। और जो भी 15-20 टेस्ट होगा ना, उसमें पूरे सिलेबस को लपेट लेंगे, पूरे सिलेबस। आप वो 15-20 टेस्ट भी अगर अच्छे से कर लीजिएगा ना, तो हम आपको बता रहे हैं 15-20 टेस्ट भी अगर आप अच्छे से कर लीजिएगा, तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर परीक्षा ईमानदारी से हुआ, आपको इतना मार्क जरूर आ जाएगा उस 15-20 टेस्ट से भी कि आप पास कर जाएं। लेकिन अगर परीक्षा में क्वेश्चन आउट हो गया तो आप बनाइएगा 60-70। आज जब क्वेश्चन आउट होता है तो सामने वाले को मिलता है 80, 85, 90, तो कहाँ 60-70 वाला का हो पाएगा? तो इसलिए हम आपको बोले हैं कि अगर ईमानदारी से परीक्षा हुआ तो 15-20 टेस्ट के माध्यम से ही आपको इतना बेहतर कर दिया जाएगा, परीक्षा में पास होने लायक आप मार्क ले आइएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि 15-20-25 टेस्ट में हम आपको टॉप करवा देंगे, नहीं। देखिए, हम सपना बेचते नहीं है, जो वास्तविक है वही बात हम आपको बोलते हैं। सामान्य तौर पर लोग सपना बेचता है, समझ गए? नेता क्या करता है? सपना बेचता है, और नेता सपना बेच करके ही जो है अपना झोली भर लेता है, समझे? तो जिस रोज हम में ये गुण आ गया उस रोज हम नेतापनी करेंगे, समझे? तो खैर अभी नहीं आया है, ठीक है? तो जो है आपको, तो बिहार पुलिस वाले लोग के लिए ये है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं।
तो पढ़ना हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय। इसमें कल के सेशन में हम आपको यह बात स्पष्ट किए थे कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने, प्रथम वायसराय कौन बने, अंतिम वायसराय कौन बने। यही बात स्पष्ट किए थे ना। यहीं से अब हम लोगों को बढ़ना है आगे। हे हीरो, उसको यहां लाइए तो, बैग हटाइए तो, बैग हटाइए। देखिए आपको जो है हम बोले हैं इस चैप्टर का पीडीएफ देंगे, चिंता नहीं करना है, ठीक है, चिंता नहीं करना है, पीडीएफ देंगे, लेकिन समझिए आराम से। हाँ, फोन उठाओ जी, तुम मेरा उठाओ तो, आज तुम फोन उठाओ दे। हाँ, करते रहो, जो मन होता बोलते रहो। देखिए बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बने। कौन बने? रॉबर्ट क्लाइव बने। रॉबर्ट क्लाइव के विषय में आप जानिए। रॉबर्ट क्लाइव दो दफा ये बंगाल के गवर्नर बने। इनका पहला शासनकाल 1757 से 60 और दूसरा शासनकाल 1765 से 1767। 1765 से 1767। देखिए क्लाइव का परिवार अच्छा खासा था। क्लाइव के पिता ब्रिटेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, एक प्रकार से कहिए ब्रिटेन के सांसद थे। क्लाइव के पिता यह चाहते थे कि क्लाइव पढ़े लिखे, लेकिन क्लाइव में पढ़ने वाला गुण था ही नहीं। उसको पढ़ने में कोई रुचि था ही नहीं, कोई रुचि नहीं था उसको पढ़ने में। उसके पिता को लगता था कि स्कूलें गड़बड़ है। इसी वजह से क्लाइव के पिता एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, दूसरे स्कूल से तीसरे स्कूल में नाम लिखा देते थे, किताब खरीद कर ला देते थे, लेकिन क्लाइव उस किताब को अलमीरा में बंद करता था, उसको दोबारा पलटता तक नहीं था। क्लाइव के पिता एकदम क्लाइव पर दबाव बनाया हुआ था कि पढ़ना ही है। क्लाइव एकदम सोच लिया था हमको नहीं पढ़ना है। तो पिता से मतभेद हुआ पढ़ाई के कारण ही, और फिर क्लाइव इंग्लैंड को छोड़कर भागकर आ गया भारत। इंग्लैंड से भागकर भारत आ गया। जब भारत आया तो अंग्रेजी कंपनी के अधीन छोटे पद पर, क्लर्क जैसे पद पर आसीन हुआ, लेकिन अपनी योग्यता और सैन्य कुशलता और दूरदर्शिता के बल पर क्लाइव ने भारत में अंग्रेजी कंपनी को कई युद्धों में जीत दिलाया। जैसे प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को जीत क्लाइव के नेतृत्व में ही मिली है। दक्षिण भारत में आरकाट है, आरकाट के क्षेत्र में अंग्रेजों को, अंग्रेजी कंपनी को
जिताने का काम क्लाइव ने किया, जिस वजह से क्लाइव को हीरो ऑफ आर्काट कहा जाता है। क्लाइव अपनी सैन्य कुशलता के बल पर क्लर्क के पद से बंगाल के गवर्नर पद पर बैठ गए, मतलब छोटे पद से सबसे बड़े पद पर बैठ गए। क्लाइव जब बंगाल के गवर्नर बने और क्लाइव के नेतृत्व में जब प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी कंपनी को जीत मिली और क्लाइव ने बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया, मीर जाफर जो कि क्लाइव के इशारे पर नाचता था, करोड़ों रुपया क्लाइव उपहार के तौर पर मीर जाफर से लिया, करोड़ों रुपया। और उस समय 1757-58 के समय करोड़ों रुपया का महत्व समझिए, करोड़ों रुपया का महत्व समझिए। करोड़ों का तो आज महत्व है, 1757-58 के समय करोड़ों का कितना महत्व होगा थोड़ा सोच कर देखिए आप। तो क्लाइव को अकुत संपत्ति प्राप्त हुआ, बहुत अधिक संपत्ति प्राप्त हुआ। क्लाइव खाली हाथ भारत आया, लेकिन जब भारत से जाने लगा करोड़ों रुपया और संपत्ति भारत से लेकर क्लाइव गया, भारत से लेकर क्लाइव गया। तो जरूरी ना है कि पढ़े लिख करके करोड़पति बन सकते हैं, ड्रीम 11 पर भी पैसा लगाकर भी करोड़पति बन सकते हैं। अच्छा, खेलता है पूरे देश का लोग, जीतता है क्या गो? मुश्किल से एगो, पूरे सीजन में मुश्किल से 10 गो 15 गो। जुआ है, जुआ, वो जुआ है, जुआ, समझे? वो सब चक्कर में मत पड़िए, समझे? तो जो है ठीक है, क्लाइव खाली हाथ भारत आया, लेकिन करोड़ों रुपया का संपत्ति लेकर के भारत से वापस लंदन गया। क्लाइव 1760 में उनका पहला कार्यकाल खत्म हो गया। फिर बंगाल के अगले गवर्नर बनकर आए वेंसीटाड। वेंसीटाड का शासनकाल 1760 से 1764। वेंसीटाड के समय ही 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ, लेकिन वेंसीटाड को भारत की उतनी अधिक समझ नहीं थी, तो वेंसीटाड को गद्दी से हटाकर फिर से क्लाइव को 1765 में बंगाल के गवर्नर पद पर बैठाकर इसलिए लाया गया ताकि भारतीय शासकों के साथ इलाहाबाद की संधि हो सके, इलाहाबाद की संधि की जा सके। तो स्पेशली जो बक्सर का युद्ध था, बक्सर का युद्ध हम आपको बताए हैं, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था और बक्सर के युद्ध भारत की संयुक्त सेना और अंग्रेजी कंपनी के बीच हुआ था। और इस युद्ध में भारत की संयुक्त सेना की हार हुई, अंग्रेजी कंपनी की जीत हुई, और इस युद्ध की समाप्ति हुई है इलाहाबाद के संधि के तहत, हुई है ना। विशेष तौर पर इलाहाबाद का संधि करवाने के लिए, विशेष तौर पर इलाहाबाद का संधि करवाने के लिए क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा गया। और क्लाइव ने इलाहाबाद के संधि में अंग्रेजी कंपनी के तरफ से भाग लिया और इलाहाबाद के संधि के जरिए ही क्लाइव ने अंग्रेजी कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में दीवानी अधिकार दिलवाया। क्लाइव ने ही अंग्रेजी कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में दीवानी अधिकार अर्थात कर वसूल करने का अधिकार दिलवाया। और क्लाइव के विषय में कहा जाता है कि इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन को लागू किया, डायरकी, अंग्रेजी में डायरकी, द्वैध शासन को लागू किया क्लाइव ने। बंगाल में द्वैध शासन को लागू किया किसने? तो क्लाइव ने। अब आपके मन में यहां पर सवाल आएगा, द्वैध शासन किसे कहते हैं? देखिए, जब एक ही भौगोलिक क्षेत्र में
दो दो लोगों का शासन हो, दो दो संस्थाओं का शासन हो, सामान्य तौर पर उसे ही द्वैध शासन कहा जाता है। 1765 में इलाहाबाद के संधि के बाद बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में कर की वसूली अंग्रेजी कंपनी करता और शासन प्रशासन बंगाल के नवाब करते। शासन प्रशासन बंगाल के नवाब करते। क्षेत्र एक है बंगाल, वहां पर कर की वसूली अंग्रेजी कंपनी कर रहा है और शासन प्रशासन बंगाल के नवाब कर रहे हैं। यहां पे रोकते हैं, एक बात समझाते हैं। देखिए, सरकार गवर्नमेंट, सरकार का क्या काम होता है जानते हैं? सरकार का क्या काम होता है? यूं तो सरकार के अनेकों काम होते हैं, लेकिन मूल तौर पर सरकार के दो काम होते हैं। एक होता है आम जनता से कर की वसूली करना और उसी पैसा के माध्यम से आम जनता पर शासन करना। हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं? हमारे मोदी जी हम लोगों से कर वसूल रहे हैं और उसी पैसा से हम लोगों पर शासन कर रहे हैं। वही पैसा का उपयोग करके देश की 80 करोड़ आबादी को प्रत्येक माह 5 किलो राशन दे रहे हैं। और देखिए, आप भी टैक्स दे रहे हैं। आप कैसे टैक्स दे रहे हैं तो हम आपको बतलाते हैं। आप कुछ भी सामान खरीदते हैं, उस पर जीएसटी लगता है, तो जीएसटी आप दे रहे हैं तो आप टैक्स पेयर हो गए। दूसरी बात, आप संस्थान के रसीद पर देखिएगा जीएसटी नंबर है, जीएसटी नंबर है। उस जीएसटी नंबर से संस्थान जीएसटी पे करता है। संस्थान अपने घर से करता है, हम अपने घर से करते हैं ना? कभी नहीं। हम अपने घर से काहे करेंगे? आप जो हमको देते हैं ना, आप अगर हमको 100 रुपया देते हैं तो उसमें 18 रुपया हम जीएसटी के तौर पर सरकार को दे देते हैं। तो हम एक माध्यम हैं आपके पैसा को सरकार तक पहुंचाने का। तो आप देते हैं सरकार को जीएसटी, टैक्स देते हैं आप सरकार को। और ऑनलाइन वाले लोग जो ऑनलाइन क्लास परचेज किए होंगे तो आप देखे होंगे नीचे में CGST, SGST मतलब सेंट्रल जीएसटी 9% इतना रुपया, SGST 9% इतना रुपया, 9 दूना 18। समझ गए? आप मोदी जी को भी टैक्स दे रहे हैं, नीतीश जी को भी टैक्स दे रहे हैं, दोनों को टैक्स दे रहे हैं आप। समझे? हम अपने घर से नहीं दे रहे हैं, आप ही से लेकर के हम दे रहे हैं। समझे? तो सरकार का काम मुख्य तौर पर होता है और बहुत 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 जो है, बहुत लोग कहेगा क्या, बहुत लोग कहेगा कि जो है टीचर को, मैक्सिमम टीचर सबको कहता है, सबको कहता है कि कहेगा कि टीचर व्यवसायी हो गया है। अरे महाराज, यहां पर देखिए गवर्नमेंट ही शिक्षा को व्यवसाय बना करके रखा है। देखिए 100 रुपया में 18% जीएसटी लगेले है। तो जब गवर्नमेंट ही शिक्षा को व्यवसाय बना करके रखा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? समझ गए? तो ये चीज है, सरकार का काम टैक्स की वसूली करना और शासन करना। तो देखिए बंगाल में क्या था, कर की वसूली, टैक्स की वसूली अंग्रेजी कंपनी कर रहा है, शासन बंगाल का नवाब कर रहा है। मतलब बंगाल एक ही भूभाग है, वहां पर दो दो संस्थाओं का शासन है, दो दो लोगों का शासन है। यही तो द्वैध शासन है। बंगाल में द्वैध शासन 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया और 1765 से 1772 ईस्वी तक, 1765 से 1772 ईस्वी तक बंगाल में द्वैध शासन लागू रहे। 1765 से 1772 ईस्वी तक बंगाल में द्वैध शासन लागू रहे और 1772 में बंगाल में द्वैध शासन का अंत वारेन हेस्टिंग्स ने किया। वारेन हेस्टिंग्स ने किया।
और द्वैध शासन जो बंगाल में लागू हुए, उस वजह से बंगाल में अकाल पड़ने लगे, भूखमरी की स्थिति बंगाल में उत्पन्न हो गई, भूखमरी की स्थिति बंगाल में उत्पन्न हो गई। हुआ क्या, अंग्रेजी कंपनी कर की वसूली कर रहा है, उसको शासन प्रशासन से कोई लेना देना था नहीं। अंग्रेजी कंपनी कर की वसूली कर लिया, थोड़ा बहुत बंगाल के नवाब को दे दिया। बंगाल के नवाब उस पैसा से सबसे पहले अपना भोग विलास किया, और जो थोड़ा बहुत बचा उससे शासन प्रशासन चलाता था। तो कैसे बेहतर शासन प्रशासन चलाया जा सकेगा? तो द्वैध शासन की वजह से बंगाल में अकाल पड़ने लगे। और 18वीं शताब्दी में, मतलब 1700 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी, 18वीं शताब्दी मतलब 1700 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी, 18वीं शताब्दी में बंगाल में सबसे भयंकर अकाल पड़ा था 1770 ईस्वी में। 1770 1770 ईस्वी में बंगाल में सबसे भयंकर अकाल पड़ा था। हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। गांव का गांव ओम नमः स्वाहा हो गया था, गांव का गांव उजड़ गया था 1770 के अकाल में। और इसी वजह से जब वारेन हेस्टिंग्स 1772 में बंगाल के गवर्नर बनकर आए, तो उन्होंने बंगाल में देखा, बंगाल में तो अकाल पड़ा हुआ है, तो उस अकाल का पता करने लगे वारेन हेस्टिंग्स। और जब वारेन हेस्टिंग्स अकाल का पता किए तो उन्हें पता चला अकाल का कारण द्वैध शासन है, जिस वजह से वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को ही खत्म कर दिया, द्वैध शासन को खत्म कर दिया। और देखिए, क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स के बीच कई और भी लोग बंगाल के गवर्नर पद पर बैठे, बरेलास्ट और कर्टियर। बरेलास्ट 1767 से 1769, और बरेलास्ट के समय ही प्रथम आंग्ल में सूर्य युद्ध हुआ था, और बरेलास्ट के बाद कर्टियर 1769 से 1772, कर्टियर के समय ही 1770 ईस्वी में भयंकर अकाल पड़ा, और फिर बाद में जाकर वारेन हेस्टिंग्स बने, और वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। अब हम लोग यहां पर वारेन हेस्टिंग्स के विषय में जानेंगे, वारेन हेस्टिंग्स के विषय में जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात आप जानिए, क्लाइव ने अंग्रेजी कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में कर वसूलने का अधिकार दिया। क्लाइव ने जब बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में कर वसूलने का अधिकार अंग्रेजी कंपनी को दिया, तो अंग्रेजी कंपनी को कर वसूलने का अनुभव नहीं था। अंग्रेजी कंपनी को भारत में कर वसूलने का अनुभव नहीं था, जिस वजह से क्लाइव ने कर की वसूली के लिए एक उपदीवान का पद लाया, और बंगाल का उपदीवान किसी और को बनाया, ओडिशा का किसी और को, बिहार का किसी और को। उड़ीसा का उपदीवान राय दुर्लभ को बनाया, बिहार का उपदीवान राजा सिताब राय को बनाया, और बंगाल का उपदीवान मोहम्मद रजा खां को बनाया, मोहम्मद रजा खां को बनाया, मोहम्मद रजा खां को बनाया। पूछे जाते हैं ये प्रश्न, क्लाइव ने कर की वसूली के लिए उड़ीसा का उपदीवान किसे बनाया, बंगाल का उपदीवान किसे बनाया, बिहार का उपदीवान किसे बनाया? तो इस बात को आपको याद रखना है। और क्लाइव जानते हैं, जब भारत से अकुत संपत्ति लेकर गया लंदन, तो अब लंदन के लोगों के दिमाग में आ गया भारत में तो बहुत संपत्ति है। लंदन के लोग बड़ी आकर्षित हुए भारत की ओर, और भारत अपार खनिज संसाधन वाला देश रहा है। देखिए, कहा जाता है कि ईश्वर अगर कुछ देता भी है ना, तो जैसे पाकिस्तान को देखिए ना,
भिखमंगा देश बना हुआ है, समझे। कभियो बाढ़ आ जाता है, कभियो अकाल आ जाता है। उसका पाकिस्तान का जो नेचर है ना, पाकिस्तान का जो डीएनए है ना, वही खराब है, समझे। पाकिस्तान के डीएनए में ही दोष है, एक प्रकार से कहिए। वहां के लोग जो है ना, बड़ी ज्वेलेसी भावना का रहता है। अब आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है। तो इसी वजह से जो है, आप कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, भारत कभी भी, जब भी भारत पाकिस्तान के बीच हो, तो भारत कभी आक्रमण नहीं किया है। भारत कभी आक्रमण नहीं किया है, कभी नहीं किया है भारत आक्रमण। पाकिस्तान ने पहला धावा बोला है, तब भारत उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, भारत उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, समझे। तो भारत, देखिए, भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत को प्राचीन काल से लूटा गया है। हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण भारत को लूटा है। मध्यकाल में तैमूर भारत को आकर के लूटा है, चंगेज खां भारत को आकर के लूटा है, अंग्रेज आधुनिक काल में भारत को आकर के लूटा है। लेकिन फिर भी बताइए, भारत को शुरू से लूटा गया है, लेकिन फिर भी बताइए, पूरे विश्व में जनसंख्या में नया आंकड़ा आएगा तो एक नंबर पे आ जाएंगे, लेकिन फिर भी भारत के लोग कितना बढ़िया से रह रहे हैं। भारत में खनिज संसाधन की कभी कमी हुई है? नहीं हुई है। तो भारत का नेचर है, भारत का जो विदेश नीति है, बड़ी शानदार विदेश नीति है। हमेशा भारत ने प्रयास किया है शांति व्यवस्था कायम रहे, हमेशा भारत प्रयास किया है उलझे नहीं किसी के साथ, शांति कायम रहे। भारत की नीति ऐसी रही है, अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध बना रहे, शांति कायम रहे। भारत अपना द्वीप श्रीलंका को दे दिया, बांग्लादेश को दे दिया, कच्चा तीबू द्वीप पर भारत का अधिकार था, भारत श्रीलंका को दे दिया ताकि शांति बनी रहे, अच्छे पड़ोसी का संदेश जाए, अच्छे पड़ोसी का संदेश जाए। भारत की ये नीति रही है। बड़ी सुंदर देश है भारत जी, भारत की नीतियां बड़ी शानदार है, समझे। तो लिखिए, लिखिए तो रॉबर्ट क्लाइव, इनका शासनकाल लिख लीजिए 1757 से 1760 और 1765 से 1767। लिखिए, लिखिएगा डैश दे करके। रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव है, थोड़ा थोड़ा उधर खिसक ना जाइए, हो काहे इसको कष्ट देते हैं, जगह है तब कष्ट देती है, बताइए। रॉबर्ट क्लाइव क्लर्क बनकर भारत आया, लेकिन अपनी योग्यता और सैन्य कुशलता के बल पर
बंगाल के गवर्नर बने। इन्होंने भारत में अंग्रेजी कंपनी को प्रारंभिक जीत दिलाई। यही वजह है कि इन्हें भारत में अंग्रेजी सत्ता का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने अंग्रेजी कंपनी को अर्काट में सफलता दिलाई, जिस कारण इन्हें हीरो ऑफ आर्काट कहा जाता है। फुल स्टॉप। प्लासी के युद्ध में भी अंग्रेजी कंपनी को जीत रॉबर्ट क्लाइव ने ही दिलाया था। फुल स्टॉप। अब नीचे से लिखिए। तो लिखना है तो उसमें टीवी क्या करेगा? टीवी क्या करेगा? उसमें टीवी लिखाएगा, हम ना लिखाएंगे, हम नहीं ना बंद हुए हैं। लिखिए आराम से, एकदम छोटा सा बहाना चाहिए इस सबको, बस हो गया। ज्यादा बोलिए मत, नानी याद हम दिला देंगे 2 मिनट में।
लिखिए 1764 ईस्वी में, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा, 1764 ईस्वी में जब बक्सर का युद्ध हुआ था, तो उस समय 1764 ईस्वी में जब बक्सर का युद्ध हुआ था, तो उस समय बंगाल के गवर्नर वेंसीटाड, बोर्ड पे लिखा हुआ है वेंसीटाड, बंगाल के गवर्नर वेंसीटाड, बोर्ड पे लिखा हुआ है वेंसीटाड थे। नेक्स्ट पॉइंट, इलाहाबाद की संधि करवाने के लिए इलाहाबाद की संधि करवाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को इलाहाबाद का संधि करवाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को दोबारा सत्रह सौ 1765 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बनाया गया। अंग्रेजी कंपनी के तरफ से इलाहाबाद की संधि में रॉबर्ट क्लाइव ने ही भाग लिया था। अंग्रेजी कंपनी की तरफ से इलाहाबाद की संधि में रॉबर्ट क्लाइव ने ही भाग लिया था। क्लाइव ने इसी संधि के तहत बंगाल में द्वैत शासन को लागू किया। उसी में कंटिन्यू क्लाइव ने इसी संधि के तहत क्लाइव ने इसी संधि के तहत बंगाल में द्वैत शासन को लागू किया। नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल में द्वैत शासन बंगाल में द्वैत शासन 1765 से 1772 ईस्वी तक बंगाल में द्वैत शासन 1765 से 1772 ईस्वी तक 1772 ईस्वी तक लागू रहा है।
उसी में द्वैत शासन को 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया। द्वैत शासन को 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया। द्वैत शासन को 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया। द्वैत शासन को 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया। द्वैत शासन को 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, रॉबर्ट क्लाइव के बाद 1767 ईस्वी में बंगाल के अगले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बाद रॉबर्ट क्लाइव के बाद 1767 ईस्वी में 1767 1767 ईस्वी में बंगाल के अगले गवर्नर बरेलास्ट बने। बरेलास्ट बने। इनके शासनकाल के दौरान ही प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इनके शासनकाल के दौरान ही प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी के बीच हुआ। 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 नेक्स्ट पॉइंट, बरेलास्ट के बाद बंगाल के अगले गवर्नर कर्टियर बने। बरेलास्ट के बाद बंगाल के अगले गवर्नर कर्टियर बने, जिनके शासनकाल में सत्रह सौ 1770 ईस्वी में बंगाल में सबसे भयंकर अकाल पड़ा था। सबसे भयंकर अकाल पड़ा था। चलिए अब आगे हेडिंग मारिए वारेन हेस्टिंग्स।
वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1784। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1784। आइए देखते हैं, समझते हैं वारेन हेस्टिंग्स को। देखिए वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स भी जब भारत आया तो क्लर्क के पद पर आसीन हुआ और अपनी योग्यता के बल पर बंगाल के गवर्नर बने और इन्हीं के समय 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर का पद नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इन्होंने द्वैध शासन का बंगाल से अंत कर दिया और जब इन्होंने द्वैध शासन का बंगाल से अंत कर दिया तो इन्होंने कर की वसूली के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अर्थात राजस्व बोर्ड का गठन किया, राजस्व बोर्ड का गठन किया और बंगाल के क्षेत्र में 5 चुंगी घर का भी गठन इन्होंने किया, ढाका में, मुर्शिदाबाद में, कोलकाता में, हुगली में, पटना में। ढाका, मुर्शिदाबाद, कोलकाता, हुगली, पटना, ये पांचों शहर में 5 चुंगी घर का निर्माण इन्होंने किया। चुंगी घर आज के संदर्भ में इनकम टैक्स ऑफिस, इनकम टैक्स ऑफिस जहां पर आप जाकर के इनकम टैक्स जमा करते हैं। देखिए अभी तो आपका इनकम कुछ नहीं है इनकम नहीं ना, तो कल के डेट में जाकर के आप पैसा कमाइएगा तो आपका इनकम होगा, तो आपके इनकम पर सरकार टैक्स लेता है, समझे। तो एक दायरा होता है कि 5 लाख तक अगर है इनकम साल में टैक्स नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा होगा तो फिर टैक्स लगेगा। जैसे 5 से थोड़ा ज़्यादा 7 लाख हुआ 5% लगेगा, 15 लाख हुआ 12% लगेगा, उससे ऊपर हुआ 18% लगेगा, उससे ऊपर हुआ 30% लगेगा, समझ गए। तो ये चीज हो जाता है हमारा 30% के श्रेणी में हम आते हैं, 30%। देखिए जितना भी सीधा तौर पे मान के चलिए ना कि जो है आपको बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ा बड़ा टीचर सब 30% के दायरा में ही आता है, उससे ज्यादा न है। अंबानी भी 30% देता होगा, हम लोग भी 30% दे रहे हैं, समझ गए। हम लोग भी 30% के दायरा में आते हैं, 30% देते हैं, समझे। तो अब आप समझिए यहां पर कि इन्होंने कर की वसूली के लिए राजस्व बोर्ड का गठन किया और 5 चुंगी घर बनाया। इसके अलावे अगर वारेन हेस्टिंग्स की हम लोग बात करें तो बड़ी आक्रामक गवर्नर जनरल था, आक्रामक गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने भारत में
ब्रिटिश कंपनी के विस्तार को लेकर एक नीति अपनाया जिसे घेरे की नीति कहते हैं। घेरे की नीति, रिंग ऑफ फेंस, रिंग ऑफ फेंस, घेरे की नीति कहते हैं। और घेरे की नीति के तहत करता क्या था वारेन हेस्टिंग्स, जैसे मान लिया जाए बंगाल, बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा है, तो बंगाल के आसपास के जो राज्य होते थे उसको अंग्रेजी कंपनी में मिलाने का प्रयास करता था। मतलब जहां पर अंग्रेजों का शासन है उसके आसपास के क्षेत्र को घेरने का काम करता था, घेरने का काम करता था। और घेरे की नीति के तहत वारेन हेस्टिंग्स ने भारत में अंग्रेजी कंपनी के साम्राज्य का विस्तार किया और घुसखोर टाइप का था, ये भ्रष्टाचारी था, खूब लूटा भारतीयों को खूब लूटा। और कितना आपको गर्मी लग रहा है बताइए, और ऐसे ऐसे होंक रही है, उससे क्या होगा? गर्मी तो पहले की तुलना में कम है नहीं हो, तब बताइए। गर्मी है भी नहीं तब पर भी सबको गर्मी लगता है। देखिए, आपको वारेन हेस्टिंग्स बड़ी आक्रामक था, अत्याचारी भी था, निर्दोष लोग को भी फांसी पर लटका देता था। एगो नंद कुमार नामक ब्राह्मण था, नंद कुमार नामक ब्राह्मण जो कि निर्दोष था, उसको फांसी पर लटका दिया, जिसे इतिहास में न्यायिक हत्या कहा जाता है, जिसे इतिहास में न्यायिक हत्या कहा जाता है। और वारेन हेस्टिंग्स की अगर आप बात करेंगे तो इन्होंने ही मुगल बादशाह को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देना बंद किया। मुगल बादशाह को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देना शुरू किया था क्लाइव ने, और उसे बंद कर दिया वारेन हेस्टिंग्स ने। इन्हीं के समय भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट 1780 में प्रकाशित हुआ। जेम्स ऑगस्टस हिकी ने उसे प्रकाशित किया। इन्हीं के समय 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन हुआ। इन्होंने मुसलमानों को शिक्षित करने के लिए 1781 ईस्वी में मदरसा का निर्माण किया, मदरसा का निर्माण किया कलकत्ता में। फिर इनके समय ही जो है आपको 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। उस एक्ट का इन्होंने विरोध किया और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का विरोध करते हुए ये अपने पद से त्यागपत्र दे दिए और चले गए लंदन। वारेन हेस्टिंग्स जब लंदन गए तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा भारत में जो कुकृत्य किए गए थे, मतलब जो गलत काम किए गए थे, भारत के लोगों से भ्रष्टाचार के तौर पर जो धन संपत्ति इकट्ठा किया गया था, निर्दोष लोगों को फांसी पर जो इन्होंने लटकाया, इन तमाम कारणों की वजह से जब वारेन हेस्टिंग्स लंदन गए तो वारेन हेस्टिंग्स पर बर्क नामक संसद ने महाभियोग चलाया। और बर्क नामक संसद ने इन पर महाभियोग चलाया, लेकिन इन्हें 1795 ईस्वी आते आते दोषों से मुक्त कर दिया गया, दोषों से मुक्त कर दिया गया। था तो दोषी, लेकिन कहा चलो ठीक है, अपने आदमी है, रहने दो, दोषी है वे तो ठीक है, समझे, तो दोष से लेकिन इनको मुक्त कर दिया गया था। इसके अलावे वारेन हेस्टिंग्स की अगर हम लोग बात करें तो इनके समय और भी कई सारी घटनाएं घटित हुई है, जिसकी चर्चा आगे हम आपको करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लिखिए। वारेन हेस्टिंग्स सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग्स डैश दे करके लिखिए। सर्वप्रथम
ये क्लर्क के पद पर आसीन हुए। उसके बाद बंगाल के गवर्नर बने। और फिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत और फिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत और फिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। सत्रह सौ तिहत्तर के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट वाइज लिखिए, ज्यादा बेटर होगा। वारेन हेस्टिंग्स ने कर की वसूली के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अर्थात राजस्व बोर्ड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अर्थात राजस्व बोर्ड का गठन किया। राजस्व बोर्ड का गठन किया। इसके अलावे उन्होंने उसी लाइन में इसके अलावे उन्होंने पांच चुंगी घर टैक्स ऑफिस, 5 चुंगी घर भी 5 चुंगी घर का भी गठन किया। एक नंबर में ढाका, दो नंबर में मुर्शिदाबाद, तीन नंबर में कोलकाता, 4 नंबर में हुगली, 5 नंबर में पटना। नेक्स्ट पॉइंट, वारेन हेस्टिंग्स से पहले रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा में कर की वसूली के लिए उपदीवान का पद लाया। कर की वसूली के लिए उपदीवान का पद लाया।
फुल स्टॉप। उसी में क्लाइव ने बिहार का उपदीवान राजा सिताब राय, क्लाइव ने बिहार का उपदीवान राजा सिताब राय, क्लाइव ने बिहार का उपदीवान राजा सिताब राय, कोमा ओडिशा का उपदीवान राय दुर्लभ, ओडिशा का उपदीवान राय दुर्लभ, ओडिशा का उपदीवान राय दुर्लभ, और बंगाल का उपदीवान मोहम्मद रजा खां को बनाया। और बंगाल का उपदीवान मोहम्मद रजा खां को बनाया, और बंगाल का उपदीवान मोहम्मद रजा खां को बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, वारेन हेस्टिंग्स ने भारत में ब्रिटिश कंपनी, वारेन हेस्टिंग्स ने भारत में ब्रिटिश कंपनी के विस्तार को लेकर घेरे की नीति, घेरे की नीति, घेरे की नीति अर्थात रिंग ऑफ फेंस, रिंग ऑफ फेंस, RING रिंग, OF ऑफ FENCE अर्थात रिंग ऑफ फेंस की नीति को अपनाया। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने निर्दोष नंद कुमार ब्राह्मण को फांसी पर लटका दिया, जिसे न्यायिक हत्या कहते हैं, जिसे न्यायिक हत्या कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने 1781 में मुस्लिमों को शिक्षित करने के उद्देश्य से
मुस्लिमों को शिक्षित करने के उद्देश्य से कलकत्ता में मुस्लिमों को शिक्षित करने के उद्देश्य से कलकत्ता में प्रथम मदरसा, कलकत्ता में प्रथम मदरसा, मदरसा मतलब विद्यालय, प्रथम मदरसा का गठन किया। नेक्स्ट पॉइंट, इन्हीं के समय इन्हीं के समय 1780 ईस्वी में भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट, जेम्स ए हिकी के द्वारा, जेम्स ए हिकी के द्वारा, जेम्स ए हिकी के द्वारा निकाला गया, जेम्स ए हिकी के द्वारा निकाला गया। नेक्स्ट पॉइंट, इन्हीं के शासनकाल में, नेक्स्ट पॉइंट, इन्हीं के शासनकाल में सत्रह सौ 1784 ईस्वी में विलियम जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। विलियम जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। विलियम जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। विलियम जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। नेक्स्ट, इन्हीं के शासनकाल के समय, इन्हीं के शासनकाल के समय 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। इसी एक्ट का विरोध करते हुए वारेन हेस्टिंग्स अपने पद से त्यागपत्र दे दिए। वारेन हेस्टिंग्स अपने पद से त्यागपत्र दे दिए और लंदन चले गए। वारेन हेस्टिंग्स अपने पद से त्यागपत्र दे दिए और लंदन चले गए। वारेन हेस्टिंग्स अपने पद से त्यागपत्र दे दिए और लंदन चले गए। लंदन में
लंदन में बर्क नामक संसद के द्वारा लंदन में बर्क नामक संसद के द्वारा लंदन में बर्क नामक संसद के द्वारा वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया। महाभियोग चलाया गया। चलिए, जितना समझाए हैं लिखा दिए हैं, पढ़िए तो। पढ़िए, पढ़ने बोले हैं। पढ़िए, पढ़ने बोले हैं, पढ़ने बोले हैं, पढ़िए। पढ़िए। पढ़िए हीरो सब। मेरा मोबाइल दीजिए जी। पढ़ लिए हो? दीजिए तो। आइए तो है हीरो सब। भारत में अंग्रेजी सत्ता का संस्थापक किसको माना जाता? रॉबर्ट। हीरो ऑफ आर्काट किसे माना जाता? रॉबर्ट। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी कंपनी को जीत कौन दिलाए? बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? वेंसी टार्ट। बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर जनरल। इलाहाबाद का संधि किसके नेतृत्व में हुआ? रॉबर्ट। बंगाल में द्वैत शासन को लागू कौन किया?
बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक लागू रहा? 1765 से 1700। बंगाल में द्वैत शासन का अंत किसने किया? वारेन। रॉबर्ट क्लाइव के बाद 1767 में बंगाल के अगले गवर्नर कौन बने? बड़े लास्ट के समय कौन सा युद्ध हुआ है? प्रथम आंग्ल। बड़े लास्ट के बाद कौन बने? कर्टियर न। 1770 में बंगाल में जब भयंकर अकाल आया था उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? कर्टियर न। अच्छा, वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन को खत्म करते हुए कर की वसूली के लिए कौन बोर्ड का गठन किया? बोर्ड ऑफ। 5 अलग शहर ढाका, मुर्शिदाबाद, कोलकाता, हुगली, पटना में चुंगी घर का निर्माण कौन किया? अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उपदीवान किसे बनाया? राजा सिताब राय। क्लाइव ने बिहार का उपदीवान किसे बनाया? उड़ीसा का उपदीवान। बंगाल का उपदीवान। रिंग ऑफ फेंस या घेरी की नीति का अनुसरण कौन किया? नंद कुमार नामक निर्दोष ब्राह्मण को फांसी पर कौन लटकाया? मुस्लिमों को शिक्षित करने के उद्देश्य से कलकत्ता में प्रथम मदरसा का गठन कब हुआ है? 1700। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किसके समय निकला? किसके समय? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया है? सर विलियम जॉन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन कौन किया? सर विलियम जॉन्स ने किया है। आगे बताए, कौन एक्ट का विरोध करते हुए वारेन हेस्टिंग्स अपने पद से त्यागपत्र दे दी? कौन एक्ट का? 1784 का। और जब वे लंदन गए तो किस सांसद ने वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया? कौन चलाया? चलिए, धन्यवाद। इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। हमको निकलने दीजिए, तब कोई निकलिएगा।